हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा पॉलिटी का लेक्चर सीरीज़ चल रहा है। एनसीईआरटी 11th क्लास की पॉलिटी। बहुत लोगों को पॉलिटी समझ में नहीं आती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं समझने में सब्जेक्ट को, तो इसीलिए हम स्टोरी के फॉर्म में चीज़ों को समझेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूँगी। तो चलिए, ये स्क्रीन पे जो पिक्चर है आप सोच रहे होंगे ये किस बारे में है। तो इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये स्टोरी है एक इंसान के बारे में जो असम में रहता था। इस इंसान की उम्र थी 23 साल और इसे जेल हो गई। किस वजह से? क्योंकि इसने किसी इंसान को हर्ट कर दिया, इंजरी दे दी। अब इसकी वजह से इसको जेल हुई। बाद में पाया गया कि ये इंसान जो था ये मेंटली अनस्टेबल इंसान था। अब मेंटली अनस्टेबल होने के वजह से इस इंसान को क्या बोला गया कि आपको जुडिशल कस्टडी में रखा जाता है। इसका मतलब कि आप जेल में रहोगे, आपका इलाज होगा। जब ये इंसान पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा तो वापस से ट्रायल स्टार्ट होगा। लेकिन होता क्या है, कई साल बीत जाते हैं। उसके जेल की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने यहाँ पे जजेस को कई सारे लेटर्स लिखे और अथॉरिटीज़ को भी लेटर्स लिखे कि ये जो इंसान है ये कम्प्लीटली हेल्दी है, प्लीज़ ट्रायल स्टार्ट करें। लेकिन ये इंसान 23 से लेके पूरे 77 ईयर्स का हो जाता है और इसका ट्रायल ही नहीं होता। और ये इसी तरीके से जेल में पूरी तरीके से इनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो ये हुआ पहला केस। इससे हमें क्या पता चलता है? इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अगर आपके पास अधिकार है लेकिन उन अधिकारों को सही मायने में अगर इम्प्लीमेंट न किया जाए तो कोई मतलब नहीं है आपके अधिकार का, कोई मतलब नहीं है आपके राइट्स का। तो ये जो चैप्टर है इसी बारे में है। सेकंड चैप्टर है राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में। अधिकार होते क्या हैं, अधिकारों का होना क्यों ज़रूरी है। अगर ये इंसान जिसकी मैंने अभी स्टोरी सुनाई, इनका नाम था माचल लालुंग, जो कि असम के रेसिडेंट थे। तो अगर इनके क्या ये रिच होते, अगर इनके पास पैसा होता तो क्या इनके साथ ऐसा होता? क्या अगर इनको अपने राइट्स की अवेयरनेस होती, अधिकारों की, या फिर इनको कानूनी सहायता मिलती तो क्या इनके साथ ऐसा होता? तो ये इनकी कहानी हो गई। नेक्स्ट एक स्टोरी आती है जो आपके एनसीईआरटी में भी दी गई है। वो स्टोरी है एशियन गेम्स की। एशियन गेम्स हो रहे थे, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। जो भी मज़दूर थे जिनसे काम लिया जा रहा था उनको बोला जा रहा था कि आप एक्स्ट्रा आवर्स काम करोगे, लेकिन उन्हें जो वेजेस दिए जा रहे थे वो क्या थे, काफ़ी कम थे। जितनी मिनिमम वेजेस मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रही थी। तो इस वजह से वहाँ पे जो भी कुछ इंटेलेक्चुअल लोग थे उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया और उन्होंने इसके अगेंस्ट पेटिशन फाइल की कि ये फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, फोर्स्ड लेबर करा रहे हो। और अगर जितनी लोगों की वेज है आप उतना नहीं दे रहे हो तो इसे हम बेगार की कैटेगरी में रखते हैं। बेगार फोर्स लेबर का ही एक फॉर्म है। तो इस वजह से वहाँ पे क्या होता है, रेमेडी मिलती है उन्हें, उन लोगों को। इन दोनों केस में हम देखते हैं कि अगर आपके पास आपके अधिकार हैं और उनका सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन होता है, यानी उन्हें लागू किया जाता है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि आपके अधिकार आपको मिले हुए हैं। चलिए, तो ये तो हो गई कहानी। इससे हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और एक एक करके ये सारे एस्पेक्ट को समझेंगे कि कैसे आपके पास क्या राइट्स हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो देखिए, ये चैप्टर नंबर 2 है, 11th क्लास की एनसीईआरटी है। और यहाँ पे आपके राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। देखिए, लास्ट क्लास में हमने समझा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, सरकार जो है वहाँ पे पावर का बंटवारा करता है ना, कौन सी गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, कैसे कैसे पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कौन कानून बनाएगा, ये सारी चीज़ें करता है। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का काम बस इतना ही है? बिल्कुल नहीं। संविधान का काम इसके साथ ही साथ आपके अधिकारों, राइट्स को सुरक्षित रखना भी है।
तो ये कैसे करता है संविधान? ये करता है सरकार पे लिमिट लगा के। जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो मनमानी नहीं कर सकती है लोकतांत्रिक सिस्टम में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में। और इसी वजह से यहाँ पे आपको जो राइट्स मिले हुए हैं वो क्या करते हैं, सरकार पे एक लिमिटेशन की तरीके से काम करते हैं। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हुए हैं, उसके साथ ही साथ आपको उन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया गया है, और उन राइट्स के प्रोटेक्शन में जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका का क्या रोल है। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे कि आपको न्याय कैसे मिले। अब देखिए, सबसे ज़रूरी पार्ट एक और भी है कि कई बार राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस भी पूछ लेती है यूपीएससी। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है जो आपकी क्रिटिकल एबिलिटी को टेस्ट करता है, तो ज़रूरी है कि आप चीज़ों को कंपेयर करके अच्छे से पढ़ें। चलिए, तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिए, उन 2 स्टोरीज से हमने क्या देखा कि आपके राइट्स जो हैं वो आपको मिलने चाहिए, उसके साथ ही साथ उनका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। पहली स्टोरी थी एशियन गेम्स की और दूसरी हिमाचल लालुंग की, जो कि असम के रेसिडेंट हैं। तो देखिए, राइट्स की जो बात है वो स्टार्ट होता है बिल ऑफ राइट्स से। बिल ऑफ राइट्स क्या होता है? कोई भी लोकतांत्रिक देश जो होता है वहाँ पे अपने देश के नागरिकों को उन्होंने कुछ अधिकार दे रखे हैं। ये अधिकार जो हैं वो बिल ऑफ राइट्स होते हैं, और ये अधिकार सरकार जो है वो अपने नागरिकों को देती है। और इस तरीके से ये अधिकार क्या करते हैं, सरकार पे लिमिट लगाते हैं, सरकार को प्रोहिबिट करते हैं कि वो ऐसा कोई काम ना करे जिससे हमारे अधिकारों का वायलेशन हो। ठीक है, यानी सरकार जो है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि हमारे राइट्स प्रोटेक्टेड हो। चलिए, उसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपके राइट्स का वायलेशन होता है तो रेमेडी क्या अवेलेबल है आपके पास, आप किसके पास जाएंगे, ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। जनरली आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप जनरली सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। तो इसके साथ ही नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं, किस तरीके से दिए गए हैं, वो समझते हैं। कोई भी राइट्स हमेशा ऐसा नहीं है कि अचानक से ही आ जाते हैं। हमारे जो इतिहास रहा है स्वतंत्रता संग्राम का, स्वतंत्रता यानी जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल रहा है हमारा, वहाँ पे हमने देखा है कि हमारे जो इंडिपेंडेंट जो भी यहाँ पे लोग थे, जो भी लड़ रहे थे हमारे अधिकारों के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, उन सारे लोगों ने काफ़ी सारा सेक्रीफाइस किए। और इस टाइम में लोगों को रियलाइज़ हुआ कि कौन कौन से राइट्स हैं, कौन कौन से अधिकार हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे जो राइट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आया। और यही चीज़ें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनती है, हमारी संविधान सभा बनती है, ये क्यों बनी थी? ये बनी थी संविधान बनाने के लिए। तो वहाँ पे जब ये बनी तो इन सब बातों का ध्यान रखा गया, और बाद में ये सारी बातें हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूड किया गया, जो कि फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में देखने को मिलती हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम कि बिल ऑफ राइट्स जो है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में बात करता है? देखिए, मैंने आपको बोला है कि कहीं भी अगर कोई भी राइट है तो हमेशा वहाँ उस देश के जो वैल्यूज़ हैं वो चीज़ें वहाँ पे रिफ़्लेक्ट होंगी। जैसे हमारे समाज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है। इस वजह से हमने क्या किया है, अपने संविधान में फंडामेंटल राइट्स में इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को पूरी तरीके से हटाने की बात की है। उसी तरीके से जो साउथ अफ्रीका का समाज है वहाँ पे रंग भेद ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उन्होंने अपने जो भी उनका राइट्स है वहाँ पे रंग भेद के अगेंस्ट, उसके अलावा जो भी वहाँ की ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से वहाँ पे कुछ कुछ राइट्स अपने नागरिकों को दिए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें यूनिवर्सल होती हैं, यानी कि हर समाज में इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि
जैसे कि इक्वालिटी, समानता का अधिकार, उसके साथ ही साथ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, और एक आपकी फ्रीडम या लिबर्टी जो है वो सारी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। तो ये कुछ राइट्स हैं जो यूनिवर्सल हैं। हर डेमोक्रेटिक कंट्री जो है इस तरीके के राइट्स को अपने संविधान में इंक्लूड करने की कोशिश करती है। तो देख लेते हैं हमारा संविधान किस तरीके से इन राइट्स को डिवाइड करता है। तो देखिए, पार्ट 3 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जिसको नहीं पता है, हो सकता है कुछ लोगों ने एकदम स्टार्ट किया हो। तो देखिए, हमारा जैसे एक बुक होती है उसमें कई सारे चैप्टर्स होते हैं, उसी तरीके से हमारा जो संविधान है वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड है। उसमें से जब हम पार्ट नंबर 3 में जाते हैं, तीसरे पार्ट में, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। इन्हें फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा मौलिक हैं। आपके अधिकार जो हैं ये इतने मौलिक हैं कि इन्हें आप जनरली बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन होने पे ही वायलेट वैसे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। यानी कि ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं जो कि तार्किक हो, रीजनेबल हो। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। देखिए, ये राइट्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपके राइट्स को राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है यहाँ पे। आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। वैसे तो 6 थे। एक आपका प्रॉपर्टी का राइट हुआ करता था फंडामेंटल, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो कौन कौन से राइट्स हैं आपके पास? राइट टू इक्वालिटी है जो आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक है। राइट टू फ्रीडम है जो 19 से 20 तक है। उसके साथ ही राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो 23 और 24 आर्टिकल नंबर में है। उसके साथ ही साथ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है जो आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 तक है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 29-30 में देखने को मिलते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है वहाँ पे आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक आपको आर्टिकल देखने को मिलते हैं। तो ये सारे आर्टिकल आपके अधिकारों की बात करते हैं। इक्वालिटी, बराबरी की बात करता है। फ्रीडम आपके स्वतंत्रता की बात करता है। एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो अधिकार है आपको, वो बात करता है कि आपका शोषण ना हो समाज में। उसके साथ ही साथ आपको अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, उसको प्रोफेस करने की आज़ादी है। उसके साथ ही साथ आपके सांस्कृतिक और एजुकेशनल जो भी है वो फॉलो करने का आपको पूरी तरीके से यहाँ पे अधिकार है। आर्टिकल नंबर 31 जो है वो प्रॉपर्टी का राइट था, लेकिन अभी इसको यहाँ से हटा दिया गया है। ये क्यों हटाया गया है, इसके पीछे का क्या हिस्ट्री है वो अभी हम समझेंगे। आर्टिकल 32 जो है वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की। यही वो आर्टिकल है जो पावर देता है, किसे पावर देता है? जुडिशरी को, यानी कि न्यायपालिका को पावर देता है, शक्ति देता है कि वो आपके जो अधिकार हैं उन्हें इम्प्लीमेंट भी कर सके। ऐसा ना हो कि सिर्फ आपके जो अधिकार हैं वो किताबों में ही लिखे रह जाएं। उनका इम्प्लीमेंटेशन होना, उनका लागू होना भी ज़रूरी है। तो देखिए, राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, एक स्टोरी से समझते हैं। समझिए, यहाँ पे 2 फ्रेंड हैं और वो जाते हैं एक चाय की दुकान पे चाय पीने। तो जनरली वो जो चाय वाला है वो वहाँ पे पूछता है दूसरे कि कौन से कास्ट से हैं आप, और कास्ट को देखते हुए वो आपको उसी तरीके के अलग बर्तन देता है खाने या पीने का। तो इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है काफ़ी रैम्पेंट है हमारे समाज में।
अभी एजुकेशनल लिटरेसी बढ़ने की वजह से धीरे धीरे काफ़ी इन चीज़ों में सुधार आया है, लेकिन स्टिल ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो क्या यहाँ पे आपको इक्वालिटी देखने को मिली? इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन से ऑफ कोर्स इक्वालिटी नहीं देखने को मिलती है। और यहाँ पे किस तरीके की इनइक्वालिटी है, यानी असमानता है कास्ट की। तो हमें क्या ज़रूरत है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक न्यूज़ चैनल है जहाँ पे एक रिपोर्ट आती है कि जो भी फीमेल एंकर हैं 45 से ऊपर एज की, उनको क्या किया जा रहा है? रिप्लेस किया जा रहा है। बट सेम न्यूज़ चैनल में 45 ईयर्स से ऊपर के जो मेन हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं वहाँ पे, उन्हें रिप्लेस नहीं किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये ऑफ कोर्स किस चीज़ को दिखाता है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि लिंग भेद को। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो समाज में नहीं होना चाहिए कि आपको आपके जेंडर या आपकी जाति या फिर आपके सोशल स्टेटस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाए। तो इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट कौन यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? हमारा राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक इसी की बात करता है। अब एक बात आती है कि अगर राइट टू इक्वालिटी का मतलब सबको बराबर अधिकार देना है, फिर हम रिजर्वेशन को कैसे जस्टिफाई करेंगे? रिजर्वेशन जो है उसमें क्या होता है, हम जो समाज के पिछड़े वर्ग होते हैं उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो आगे बढ़ के अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें, है ना। तो क्या ये इक्वालिटी के अगेंस्ट है प्रिंसिपल? तो ऑफ कोर्स नहीं है, बल्कि ये स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बिल्कुल ही साथ चलता है और स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जस्टिफाई करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए। लेकिन ये इक्वालिटी तभी मिल पाएगी जब हमें अपॉर्चुनिटी भी बराबर मिली हो। अगर मान लीजिए कोई समाज के एकदम पिछड़े वर्ग से आता है और वहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जब तक सरकार उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं देगी, एक्स्ट्रा स्कूलें नहीं अवेलेबल कराएगी, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज़ कर पाएंगे अपने बेनिफिट के लिए। तो इसीलिए इस तरीके के जो अफर्मेटिव एक्शन है वो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के साथ हैं। और ये जो है ये क्यों ज़रूरी है? ये हमारे राइट टू इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटी जो है उसको फुलफ़िल करने के लिए ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ इस तरीके की जो केस स्टडीज़ हैं ये सारी आपको आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको काफ़ी अपने एग्ज़ाम में इंक्लूड करती है। तो आपके लिए भी ज़रूरी है कि इस तरीके की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप करें, चीज़ों को समझें कि क्यों चीज़ें इस तरीके से हैं और क्यों चीज़ें इसी तरीके से हमारे देश में इम्प्लीमेंट की गई हैं। नेक्स्ट हम आते हैं राइट टू फ्रीडम पे। राइट टू फ्रीडम आपका स्वतंत्रता की बात करता है। और ये किस तरीके की स्वतंत्रता की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे आपको इक्वालिटी भी मिलनी चाहिए, उसके साथ ही साथ आपको क्या है कि स्वतंत्रता हो कि आप यहाँ पे जो भी आपको राइट्स मिले हैं उसको यूटिलाइज़ कर सके, उनका उपयोग कर सके। लेकिन इस स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप मनमानी करोगे, कुछ भी जो मर्जी करो, ऐसा नहीं है। ये स्वतंत्रता इस तरीके से है कि आपके ऊपर क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी एक जो तार्किक बाध्यता है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बाकियों के भी राइट्स हैं, उन्हें भी अपने राइट्स एंजॉय करने हैं। अगर आप अपने राइट्स का यूटिलाइजेशन इस तरीके से कर रहे हैं कि किसी दूसरे का राइट्स जो है वहाँ पे वायलेट हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं मिले हुए हैं उसके प्रिंसिपल के, उसके सिद्धांतों के एकदम अगेंस्ट है। और इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राइट है वो है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से यहाँ पे क्या मतलब है आपका? राइट टू लाइफ से यहाँ पे मतलब है कि आपको जो भी लाइफ किसी भी
किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर नॉर्मली भी किसी को अधिकार नहीं है कि वो आपकी लाइफ या लिबर्टी को वायलेट करे, यानी उसका उल्लंघन करे। यहाँ पे अगर आपके साथ कोई भी अगर आपको अरेस्ट भी करना है तो भी किस हिसाब से वो किया जाएगा अरेस्ट आपका? आपका जो अरेस्ट भी होगा वो भी कानून के दायरे में रह के ही किया जाएगा। तो कानून यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को हम फॉलो करेंगे यहाँ पे, और उसी प्रोसीजर के तहत ही यहाँ पे सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर कोई यहाँ पे कोई गुनाह करता है, मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि बिना सबूतों, गवाहों और बिना पूरा प्रोसीजर फॉलो किए हम किसी को भी गिरफ्तार करके किसी को कुछ भी सज़ा दे देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बड़ी बात है। किसी इंसान से उसकी लाइफ छीनी जा रही है, उसकी लिबर्टी छीनी जा रही है, तो हमारे पास एक रीजनेबल कारण होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये राइट्स आपको दिए गए हैं, तो इनका इसी तरीके से यूटिलाइजेशन होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको कई सारे जो अधिकार मिले हुए हैं कि आपको 24 आवर्स के अंदर जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होना होगा। ये सारे राइट्स जो हैं एक एक करके जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको एनसीईआरटी के थ्रू यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की जा रही है, एक बेसिक ओवरव्यू देने की कोशिश की जा रही है, ताकि चीज़ों को देखने का जो तरीका है वो आपका एक पॉलिटिकल सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ हो। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, पहले इस शब्द का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, एक तो होता है कि कोई इंसान ने यहाँ पे कोई गुनाह किया, कोई यहाँ पे क्या किया, उन्होंने कोई अपराध किया और उसके लिए हम वहाँ उनको सज़ा दे रहे हैं। लेकिन एक होता है कि हमें लगता है, ठीक है, एप्रीहेंसन है, अभी यहाँ पे कोई यहाँ पे वायलेशन हुआ नहीं है, तो इस एप्रीहेंसन के तहत हम क्या कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं किसी को। मान लीजिए हमें सूचना मिलती है कि आतंकवादी गतिविधियाँ होने वाली हैं और ये पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, तो ऐसे में हम इंतज़ार तो नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कुछ हो, तो हम उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। तो इसी को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो अब अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है तो उसके क्या क्या राइट्स हैं, वहाँ भी उस इंसान को अगर उसकी लिबर्टी छीनी जा रही है, उसको डिप्राइव किया जा रहा है उसके राइट्स का, तो वहाँ भी कुछ कुछ बाउंड्रीज़ लगाई गई हैं। जैसे 3 मंथ जो है, 3 महीने की यहाँ पे पीरियड है कि 3 मंथ जो है वो पीरियड की बात की गई है कि इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो किसी को, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी अरेस्ट करते हो तो भी। उसके बाद भी कई सारे डिटेल प्रोविज़न्स हैं जो आप जब इन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स के जो भी आर्टिकल हैं 14 से आपके 35 तक मेन है, बाकी 12 और 13 भी है जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है। ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ोगे तो आपको डिटेल में सारी चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे आपको कौन कौन से राइट्स मिले हुए हैं। चलिए, तो ये हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। उसके अलावा भी कई सारे फ्रीडम्स हैं आपके पास, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने का अधिकार, आप अपने मतों को जाहिर कर सकते हैं जो भी स्पीच के थ्रू, है ना। उसके अलावा एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो एक्सप्रेशन सिर्फ बोलने के थ्रू नहीं होता है, आप ड्रॉ करके, राइटिंग के थ्रू भी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हो, है ना। तो ये सारी आपको यहाँ पे फ्रीडम मिली हुई हैं। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। कोई इंसान जिसे गिरफ्तार किया गया है किसी अपराध के तहत, तो क्या उस एक्यूज्ड के कोई राइट हैं? तो ऑफ कोर्स होने ही चाहिए, क्योंकि कोई भी हमारे देश में जब तक गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता है तब तक वो इनोसेंट ही है ना। तो किसी पे कोई आरोप लगा हुआ है, कोई एक्यूज़ है अभी, तो यहाँ पे उस इंसान को क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है उसे एक फेयर ट्रायल मिले। फेयर ट्रायल का मतलब होता है
कि उसको अपनी बात कहने का मौका मिले अदालत में, उसका जो भी वहाँ पे मुकदमा चलेगा वो पूरी तरीके से क्या हो, निष्पक्ष हो, उसकी बातों को सुना जाए, साक्ष्यों को देखा जाए, एविडेंसेस, उसके बाद कोई भी डिसीज़न लिया जाए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ कुछ अधिकार हैं, मेनली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। ये कौन कौन से राइट्स हैं देखते हैं। पहला है सबसे इम्पोर्टेंट राइट आपका कि नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, यानी किसी भी इंसान को एक ही ऑफेंस के लिए एक बार से अधिक सज़ा नहीं मिलेगी। यानी किसी ने चोरी की, उसको 4 साल की सज़ा है, तो वापस से उसी चीज़ पे मुकदमा चला के उसको फिर से 4 साल की सज़ा नहीं दे देंगे हम यहाँ पे। उसके साथ ही साथ नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट। तो देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ यहाँ पे एक इंसान है, उसने यहाँ पे कोई चोरी की है, ठीक है, थेफ्ट कमिट किया है। अब पहले यहाँ पे उस चोरी के लिए 7 साल की सज़ा होती थी मान लीजिए। अब क्या किया है सरकार ने, पार्लियामेंट में एक नया बिल पास किया और अब से सेम चीज़ के लिए 10 साल की सज़ा होगी। तो क्या जो लोग पहले से गिरफ्तार हैं उनकी 7 साल की सज़ा को हम 10 साल में कन्वर्ट कर देंगे? तो बिल्कुल नहीं। क्रिमिनल केसेस में जो भी कानून होते हैं वो फॉरवर्ड डेट से लागू होते हैं, यानी कि जब से ये कानून बना है उसके आगे की डेट से ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, न कि वापस से हम पीछे की तरफ जाएंगे। तो इसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट से किसी कानून का लागू होना। तो जो कानून होगा वो प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट से लागू होगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। तो ये बात हो गई। उसके साथ ही साथ नेक्स्ट क्या राइट है आपके पास कि नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, यानी कि किसी भी इंसान को खुद के अगेंस्ट साक्ष्य देने के लिए, एविडेंस देने के लिए हम मजबूर नहीं कर सकते हैं। यानी कि कल को अगर पुलिस आपसे ज़बरदस्ती करती है कि आप ये किसी चीज़ को कबूल करने के लिए, कि आप मानो कि आपने ये यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ये गुनाह किया है या फिर कोई भी क्राइम किया है, तो अगर आप वहाँ पे मान भी लेते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप जुडिशरी के सामने जाओगे तो आप वहाँ पे बिल्कुल बोल सकते हो कि मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की गई थी, इसलिए मैंने वहाँ पे एक्सेप्ट किया था चीज़ों को। और उसके साथ क्योंकि आप जो इंसान है उसको खुद के अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए हम प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे एक एक्यूज्ड के राइट हैं, यानी एक इंसान जिस पे आरोप लगा हो उसके राइट हैं। तो ये सारे राइट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे वो राइट ना हो तो क्या हो सकता है कि इनोसेंट इंसान के साथ इनजस्टिस हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि जो इनोसेंट है, बेगुनाह है, उनके साथ जस्टिस हो यहाँ पे। अब नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे इस फ़ोटो को ध्यान से देखिए। इस बच्चे की सही जगह क्या है? एक स्कूल, ऑफ कोर्स। तो ये क्या यहाँ पे शो हो रहा है? यहाँ पे शो हो रहा है कि इसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है ना? क्योंकि इस इंसान की पढ़ने की उम्र है, लेकिन यहाँ पे क्या है, चाइल्ड लेबर देखने को हमें मिल रहा है, बाल मजदूरी। तो इन सब चीज़ों को अपने समाज से हटाने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? लोगों को उनके अधिकार देने की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि उनको इम्प्लीमेंट करने की भी ज़रूरत है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि जो भी यहाँ पे समाज में लोग हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, जो कि आर्टिकल नंबर 23-24 में दिया गया है। उसमें फोर्स्ड लेबर के अगेंस्ट अगर किसी से बेगार कराया जाता है, मजदूरी नहीं दी जाती है, अगर किसी चाइल्ड को फोर्स किया जाता है, चाइल्ड लेबर, तो वो सब के अगेंस्ट यहाँ पे राइट्स मिले हुए हैं। तो ये सब राइट्स देने का पर्पस, अधिकार देने का पर्पस क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे नागरिक हो वो अपनी स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग कर सके अपने विकास के लिए, देश के विकास के लिए, है ना, और उनके साथ इनजस्टिस ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी कि राइट, एक्यूज्ड के क्या राइट है, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट क्या क्या राइट मिले हुए हैं। उसके साथ ही साथ आपका नेक्स्ट राइट देखते हैं हम। आपका राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
फ्रीडम ऑफ रिलीजन का क्या मतलब होता है? धर्म की आज़ादी। जैसे पहले के समय में क्या होता था, कोई राजा है या कोई सम्राट है, तो वो जो भी रेसिडेंट होते थे अपनी कंट्री के, उनको फ्रीडम नहीं देते थे रिलीजन का। जैसे कि एक एग्जांपल हमारे पास मेडिवल इंडिया, जो मध्यकालीन भारत है, वहाँ से जजिया नाम से एक टैक्स लगाया जाता था। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं, वो हमारे मॉडर्न समाज में यानी आधुनिक समाज में नहीं है। तो वो सब चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने सबको बराबरी दे रखी है, इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन है और फेथ है। तो ये जो इक्वालिटी है आपकी, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जितने भी रिलीजन हैं सभी बराबर हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई बड़ा छोटा है, और ऐसा भी नहीं है कि आपके रिलीजन के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको इक्वालिटी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को फोर्सली कन्वर्ट करोगे। फोर्स कन्वर्जन जो है वो अलाउ नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और इक्वालिटी के साथ ही साथ आपको जो भी फेथ है आपका, जो भी आप वर्शिप कर सकते हो, आपको उसकी पूरी आज़ादी है। लेकिन उसके साथ ही साथ ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है, जैसे सती प्रथा या बाइगैमी सिस्टम, यानी काफ़ी सारे जो विवाह होते थे, तो वो सब मना है। नेक्स्ट राइट है आपका कल्चरल और एजुकेशनल राइट। कल्चरल और एजुकेशनल से क्या मतलब होता है? हमारा जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, उसमें अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो उनके डिफरेंट कल्चर हो सकते हैं, डिफरेंट एथनिसिटी हो सकती है उनकी। तो उसके हिसाब से उनको अपने अपने कल्चर्स को फॉलो करने की आज़ादी है। उसके साथ ही साथ वो कोई इंस्टीट्यूशन भी खोलना चाहते हैं जो मतलब वहाँ पे एजुकेशन दे, तो उसकी भी फ्रीडम है उनको वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, ये सारे राइट्स आपको। तो ये राइट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कोई भी सोसाइटी ऐसा नहीं है कि वो मोनोलिथिक सोसाइटी होगी। मोनो का मतलब एक ही तरीके के लोग नहीं होंगे, वहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग होंगे, डाइवर्स लोग होंगे। और जब डाइवर्स है तो वहाँ पे सभी को साथ लेने का सबसे अच्छा तरीका है सभी का सम्मान करना, डाइवर्सिटी का सम्मान करना। तो इसी को कहते हैं यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। तो इस तरीके से कल्चरल और एजुकेशनल जो राइट्स है हमारा, उसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। नेक्स्ट अब देखिए, ये सारे जो राइट्स आपको मिले हुए हैं, उनके लिए आपको रेमेडीज़ भी अवेलेबल हैं। अगर रेमेडी नहीं होगी तो आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे सारी चीज़ों को, है ना? क्या मतलब है, आपको राइट्स मिल गए हैं लेकिन आप कोर्ट ही नहीं जा सकते हो, तो ये इसका मतलब कोई मतलब नहीं रह गया फिर राइट्स का। तो रेमेडी आपको मिलनी चाहिए। यानी अगर आपकी राइट वायलेट होती है तो आपको कोर्ट के थ्रू वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, क्या-क्या राइट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। जैसे हेबियस कॉर्पस है, उसी तरीके से अलग-अलग रिट्स होती हैं। ये रिट जो हैं, ये कोर्ट प्रोवाइड करता है आपके राइट्स के लिए। तो पहली रिट है हेबियस कॉर्पस की रिट। हेबियस कॉर्पस, ये सारे शब्द जो हैं आपको इंग्लिश के टर्म नहीं हैं, तो इस वजह से थोड़े अजीब लग सकते हैं, बट इसको हम समझेंगे। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि जो भी इंसान है, जिसको भी गिरफ्तार किया गया है, जिसको भी अरेस्ट किया गया है, उसे कोर्ट के सामने ले जाना। तो यहाँ पे 24 आवर्स का समय भी दिया गया है। तो जेल में ऐसा नहीं है कि बिना सुनवाई के आप रख दोगे किसी को, तो इसलिए कोर्ट में उस इंसान को ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी इसका लिटरल मीनिंग है, टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी जो भी इंसान यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया है, उनकी जो बॉडी है उसे कोर्ट के सामने ले जाएं आप, उन्हें लीगल रेमेडी मिले, है ना? मतलब उनकी सुनवाई हो अच्छे से, फेयर ट्रायल हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान को जेल में ना रखा जाए, कोर्ट के पास ले जाया जाए, और कोर्ट डिसाइड करेगा सभी साक्ष्यों के बेसिस में कि क्या सज़ा देनी चाहिए। तो ये हो गई आपकी पहली रेमेडी कि आपको बिना मतलब के जेल में बंद करके नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट है मैंडमस। मैंडमस की जो रिट होती है, वो क्यों जारी करता है कोर्ट? मान लीजिए यहाँ पे कोई इंसान है, कोई जिसकी ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी कि ये इस ऑफिस पे है, और उनकी ड्यूटी है कि वो ऐसा ऐसा काम करें, लेकिन वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हैं ऑफिसर। तो उनकी ड्यूटी जो है, लीगल ड्यूटी जिसके लिए वो ऑब्लाइज्ड हैं, उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए बोला जा सकता है उस ऑफिसर्स को, उनके अगेंस्ट रिट जारी की जा सकती है। तो ये जो है, ये मैंडमस के रिट के थ्रू होता है। तो मैंडमस का रिट जो है इसके बारे में बात करता है। तो मैंडमस जो है मतलब अगर वहाँ पे किसी का राइट वायलेट हो रहा है कि कोई ऑफिसर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो उसके लिए है। तो ये हो गया मैंडमस की रिट। नेक्स्ट अब चलते हैं हम
नेक्स्ट आता है आपका प्रोहिबिशन की रिट। प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी को रोकना। तो यहाँ पे किसको रोकने की बात हो रही है, किस तरीके के प्रोहिबिशन की बात हो रही है, रोक लगाने की। तो देखिए क्या होता है, हमारे देश में जो स्ट्रक्चर है जुडिशरी का यानी न्यायपालिका का, वो ऐसा है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और उसके नीचे लोअर कोर्ट्स हैं, यानी उच्च न्यायालय, उच्चतम और निम्न न्यायालय। तो जो भी यहाँ पे हायर लेवल की जुडिशरी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट के अगेंस्ट, हाई कोर्ट है तो उसके लोअर कोर्ट के अगेंस्ट यहाँ पे प्रोहिबिशन के रिट जारी कर सकती है। लेकिन वो किस चीज़ के लिए उन्हें रोक रहे हैं, उन्हें रोक रहे हैं उनके जुरिस्डिक्शन से बाहर जाने के लिए। जैसे कि जो भी कोर्ट हैं उनका एक दायरा होता है कि इस दायरे में रह के वो अपनी जजमेंट देंगे, एक प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, एक प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, तब वो जजमेंट देंगे। उस जुरिस्डिक्शन के अगर वो अगेंस्ट जाते हैं तो उसके लिए यहाँ पे प्रोहिबिशन की रिट यहाँ पे जारी की जा सकती है कोर्ट के थ्रू। और इन रिट्स की खास बात ये है कि वैसे तो आप लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी करके जाते हो, लेकिन फंडामेंटल राइट के वायलेशन के केस में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। तो प्रोहिबिशन के रेट इस बारे में है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो आपके रेट है वो है क्वो वारंटो। ये क्वो वारंटो किस बारे में है, तो देखिए ये इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है जो किसी ऑफिस पे हैं जिस पे उन्हें नहीं होना चाहिए, मतलब वो एंटाइटल नहीं है, उनका अधिकार नहीं है उस ऑफिस में। मान लीजिए उस ऑफिस पर रिटायर होने की जो एज है वो क्या है, 65। अब 65 की एज में उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी अपनी ऑफिस उस पोस्ट पे बने हुए हैं। तो अब क्या हम बोल सकते हैं कि उनके अगेंस्ट क्यू वारंटों की रिट जारी की जा सकती है। उनसे बोला जा सकता है कि आप किस अधिकार से इस ऑफिस पे हैं, क्योंकि आप इस ऑफिस के अधिकारी नहीं हैं। इस ऑफिस पे सिर्फ 65 की ही लिमिट थी और आपकी एज उससे ज़्यादा हो चुकी है। तो ये होती है क्यू वारंटों की रिट। तो ये हो गया। नेक्स्ट होती है सर्ट्योरेरी की रिट। तो देखिए ये रिट क्यों जारी की जाती है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं उसके कंडीशन में भी, या फिर अगर जो लोअर जुडिशरी है वो अच्छे से अपना काम नहीं कर रही है, या फिर कोई इम्पोर्टेंट मैटर है, कोई मैटर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उस केस में भी क्या किया जा सकता है कि उस मतलब लोअर कोर्ट में अगर वो पेंडिंग है मैटर, तो उसको वहाँ से दूसरे हायर कोर्ट के पास क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है मैटर को। तो ये जो ट्रांसफ़र किया जाता है ये कौन से रिट के थ्रू किया जा सकता है, सर्ट्योरेरी या सर्स्योरेरी रिट के थ्रू किया जाता है। तो ये ट्रांसफ़र करते हैं वहाँ पे जो अर्जेंट या इम्पोर्टेंट मैटर होता है, जुडिशरी को लगता है कि वहाँ पे उसकी सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। तो ये आपके रिट्स हैं जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं इन केस आपके राइट्स जो हैं वायलेट होते हैं। तो ये सारा आप इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसके बीच और कई बार फंडामेंटल राइट के बीच डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। तो DPSP क्या है, तो हम सिर्फ लिमिट नहीं लगाना चाहते हैं गवर्नमेंट पे, हम चाहते हैं जो गवर्नमेंट है वो पॉजिटिव एक्शंस परफॉर्म करे। पॉजिटिव एक्शन जैसे सोशल डेवलपमेंट का काम करे, सोसाइटी के जो पुअर लोग हैं, जैसे पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम यानी गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम, इस तरीके की चीज़ें यानी वेलफेयर जो है समाज का वो हो सके, उसके बारे में हम यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे देखने को मिलती हैं, DPSP में। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम तुरंत सारी फैसिलिटी अपने लोगों को दे सकें, लेकिन हमारे पास एक विज़न था। हम चाहते थे कि जो हमारा देश है वहाँ पे हम कुछ डायरेक्शंस दे देते हैं, कुछ निर्देश दे देते हैं जिसको हम फॉलो करेंगे, और उस तरीके का हम देश बनाना चाहते हैं जहाँ पे सामाजिक और आर्थिक जो है रूप से एक सशक्त भारत बन सके। तो ये सारे जो डायरेक्शंस हैं ये आपको DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलता है। इनका नाम इसी वजह से नीति निर्देशक तत्व हैं और डायरेक्शंस है, क्योंकि ये स्टेट को डायरेक्शन देते हैं। तो ये हो गए हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं आपके, उनके बीच में और फंडामेंटल राइट के बीच में विवाद था। क्यों? क्योंकि जमींदार जो थे, कुछ जमींदार के पास काफ़ी सारी ज़मीन थी, लैंड थी। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि
अब जब हमारा देश आज़ाद होता है तो हमारे पास ये प्रॉब्लम थी कि ये जो कुछ लोगों के पास कुछ ज़्यादा ज़मीनें हैं और कुछ कम लोगों के पास मतलब बहुत ही कम ज़मीन है, तो हमें क्या करना चाहिए, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए उन लोगों के पास। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता जस्टिस के लिए। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, प्रॉपर्टी जो कि उस समय फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या क्या होते हैं, कोर्ट चले जाते हैं। उस केस में क्या होता है, उनके कोर्ट जाने की वजह से काफ़ी लंबा यहाँ पे एक प्रोसीजर होता है, मामला चलता है कोर्ट में। बाद में क्या यहाँ पे निकल के आती है बातें कि देखिए, पहले तो एक 9th शेड्यूल आता है। 9th शेड्यूल जो है उसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो 9th शेड्यूल है अभी बस ऐसा समझ लीजिए, एक ऐसा बॉक्स है यहाँ पे ये, जहाँ पे पार्लियामेंट ऐसे लॉज़ को, ऐसे कानून को रखती है जिसे वो जुडिशरी के इंटरफेरेंस से अलग रखना चाहती है। यानी कि वो चाहती है कि यहाँ पे न्यायपालिका का, जुडिशरी का हस्तक्षेप ना हो। तो ऐसे कानूनों को सुरक्षित रखने के लिए 9th शेड्यूल में रखा जाता है। कई सारे कानून यहाँ पे हैं। तो उसी तरीके से जो ज़मींदारी उन्मूलन था उसको भी प्रोटेक्ट किया गया। और जो ये विवाद है, इसमें ये निष्कर्ष निकलता है कि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। यानी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं, कम्प्लीमेंट्री हैं, न कि एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं, क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट जो है वो इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। उसी तरीके से आपका जो डीपीएसपी है वो ओवरऑल पूरे सोसाइटी के राइट्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है। तो इसीलिए इन दोनों का साथ चलना ही समाज के लिए ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर सोसाइटी हम बना सकते हैं। तो इन दोनों का बैलेंस ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपकी पर्सनल राइट, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम ओवरऑल यहाँ पे डेवलप चाहते हैं तो डीपीएसपी भी इम्पॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, ये नॉन जस्टिसिएबल है। तो और जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो जस्टिसिएबल हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट से कम है। हाँ, फंडामेंटल राइट आपका ज़्यादा इंटीग्रल है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस एस्पेक्ट में कि आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हो इम्प्लीमेंट करने के लिए, पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी कई बार इम्प्लीमेंट किए गए हैं। उसके अलावा भी कोई डाउट है तो